हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल है? सब बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे। लास्ट में हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी, इसमें हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो नोटबुक निकाल लें और जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे लिखता जाऊँ उसे नोट करते हुए चलें। तो हेडिंग डालें रेस्पिरेशन। सबसे पहली हेडिंग डालें रेस्पिरेशन। हमने लास्ट में 4 चीज़ें पढ़नी थी, देखा था पहले वाले लेक्चर में। 4 चीज़ों में हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ना था, वो हमने खत्म कर लिया। फिर हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, देन एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो हेडिंग डाली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रिस्पायरेशन, रेस्पिरेशन, जो चीज़ कहना चाहें, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में रिस्पायरेशन होता क्या है। हिंदी में अगर बात करें, रेस्पिरेशन इसी को ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो सांस लेना होता है इसका मतलब। अब यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। तो रिस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है या वो आगे जाकर के क्या करेगा, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है, सिंपली हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन काम क्या करता है, इस चीज की हम लोग बात करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिशन में हमने खाना खाया है, जो भी दाल चावल सब्जी रोटी जो भी चीज हम खाते हैं, वो न्यूट्रिशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये सब चीजें क्या है, ये आपके न्यूट्रिशन है। तो ये जो भी चीज हमने खाया है, इनको ब्रेक डाउन करने का, इनको तोड़ने का, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली जैसी हैं वैसी ही एब्जॉर्ब नहीं होती, पहले इनको ब्रेक किया जाता है। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटियोजेस एंजाइम इनको तोड़ेगा अमीनो एसिड में, लिपिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल में लाइपेज के द्वारा टूटेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये एंजाइम्स होते हैं, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये सब ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। तो रेस्पिरेशन में बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल in the presence of oxygen, in the presence of ऑक्सीजन, ठीक है। अब किसका, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है आपका ग्लूकोज। जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, इससे एनर्जी निकलेगी, इसी ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी हमारी सेल्स में जाएगी। जहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये एनर्जी कहां से निकलेगी, सेल्स से, क्योंकि ये ब्रेकडाउन कहां पर हो रहा है, हमारे सेल्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के सेल्स में जाएगी। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का काम था। या एक चीज और अगर लिखना चाहें तो रेस्पिरेशन में हमारा इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस थी कि जो भी चीज हमने न्यूट्रिशन लिया है वो हमारे बॉडी में जाएगा और सेल्स में क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी और फिर क्या होगा, वो हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करेगी। वो कहते हैं ना, खाना खाओगे तो थोड़ा सा शरीर में ताकत आएगी। तो वही चीज़ है कि न्यूट्रिशन लेंगे तो अंदर जाएगा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक होगा और सेल्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और जिससे हमारी बॉडी कुछ काम कर सकेगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स की, कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इट इन्वॉल्व 2 स्टेप। इसको रफ कर दूं, अगले में लिखते हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां हेडिंग डालो, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स आती हैं आपकी ब्रीदिंग में। पहली स्टेप आती है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। हेडिंग डालो, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एरो का मतलब क्या होता है, जहां भी एरियल हो या एरो वर्ड हो, ये चीज होती है, इसका मतलब होता है हवा, ठीक है। इसका मतलब होता है हवा, और हवा क्या होती है, ऑक्सीजन।
ठीक है, हवा मतलब ऑक्सीजन। तो द प्रोसेस विच हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस which happen in the presence of oxygen, which happen in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो भी चीज अभी हमने न्यूट्रिशन लिया वो हमारे सेल्स में टूटी और एनर्जी मिली हमारी बॉडी को, तो वो जो प्रोसेस थी वो कैसी थी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लिख लो, मॉलिक्यूल लिखना हो मॉलिक्यूल लिख लो या ग्लूकोज लिख लो। और ग्लूकोज किस में टूटता है, इनटू पायरुवेट, इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने अगर एक वर्ड सुन रखा होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस क्या होता है, जहां पर एनर्जी इकट्ठा होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज ब्रेक हो रही है और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी स्टोर हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आपकी पहली स्टेप हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब, एरो मतलब हवा, हवा यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी होगा प्रोसेस होगी दैट इज एरोबिक। दूसरी है दैट इज एनारोबिक, दैट इज एनएरोबिक। एनारोबिक कहने की जगह एनएरोबिक बोलो इसको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन का मतलब हो गया एब्सेंट, किसी भी नाम के आगे ए लग जाए या एन लग जाए तो दैट मींस एब्सेंस या एब्सेंट। तो एब्सेंट क्या, एरो यानी कि हवा, एब्सेंट हवा या एब्सेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जो हवा की, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वही चीज फिर से लिख लें, द प्रोसेस which happen in absence of oxygen, absence of oxygen, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका एग्जांपल बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है फर्मेंटेशन, इसके एग्जांपल में लिखिए फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन किस में होता है, इन ईस्ट, ईस्ट में होता है। ईस्ट का नाम आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन होता है कहां पर, ईस्ट में। और फर्मेंटेशन में होता क्या है, तो फर्मेंटेशन में जो आपका ये पायरुवेट, पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, पायरुवेट में, और ये अब पायरुवेट किसमें फर्दर ब्रेक हो जाएगा, पायरुवेट कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट कह लो या ब्रेक डाउन कह लो, ये फर्दर चला जाता है, टूट जाता है किसमें, ये टूटता है आपका इथेनॉल प्लस CO2। ठीक है, इथेनॉल और CO2 में प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसके ब्रेक डाउन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, इसे नोट कर लें, जिसमें आपका सिर्फ दो रेस्पिरेशन है, एरोबिक और सेकंड इज एनारोबिक। वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनदर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे नोट करें, या जिसे स्नैपशॉट लेना है वो स्नैपशॉट लें। आगे बात करते हैं, रफ करें, मिटा दें। इसी के आगे अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हमने अभी बात करी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन।
अब यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन एक और है कि सर अगर ऐसा कुछ हो, मान लो चलो अभी एक जगह था कि ऑक्सीजन पाई जा रही थी, दूसरी जगह एब्सेंट थी, कहीं अगर बीच का कुछ हो, मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट भी ना हो, पूरी तरह से प्रेजेंट भी ना हो, मान लो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कई बार क्या होता है इन केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस कहाँ होता है, तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एक चीज बता देता हूँ। आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस एज में आप हैं उस एज में कई बार ऐसा होता है कि यार लड़कों को शौक होती है बॉडी वॉडी बनाने की, है ना, तो जिम विम जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ होंगे जो जिम गए होंगे, तो जो गए होंगे उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम जिम जाते हैं ना, तो अगर कोई छोटी सी चीज रखी हो तो वो नहीं उठाते, सबसे भारी डंबल उठाते हैं क्योंकि ताकत आजमानी होती है, ठीक है। और जब भारी उठा लेते हैं तो एक दो नहीं करते, फिर देखते हैं कि ताकत कितनी है, बगल वाले को देखते हैं 10 ही लगाया, मैं तो 15-20 लगा दूंगा, 1 2 3 लगे रहते हैं जब तक एकदम पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए। और उस समय पर क्या होता है कि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा उठा रहे होते हैं ना डंबल वगैरह लगातार लगे रहते हैं, तो क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मसल्स तक जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचती। फिर उसकी वजह से क्या होता है, उस दिन तो नहीं पता चलता, अगले दिन पता चलता है कि उसकी वजह से क्या होगा। अगले दिन जब नहाते हैं और साबुन लगाते हैं ना, तो ये हाथ पीछे नहीं जाता, है ना। पेंसिल लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ना, तो लिखते नहीं बनता, यहाँ मसल्स में इतना पेन होता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये केस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इस समय पर क्या होता है बॉडी आपकी लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इन केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन जो आपका पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट, ये क्या कर देता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। या सिंपली कह दो कि हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है, तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड। तो याद रखना लैक ऑफ ऑक्सीजन, L फॉर लैक, L फॉर लैक, L फॉर लैक्टिक एसिड। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो बॉडी क्या करेगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, इट क्रिएट्स क्रैम्प्स, और बॉडी में क्रैम्प्स होने लगेंगे। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, क्रैम्प का मतलब होता है एक हल्का सा दर्द टाइप का। दर्द मतलब वो वाला दर्द नहीं जो पेन होता है, पेन अलग चीज होती है, क्रैम्प अलग होता है। मतलब अजीब प्रकार का एक दर्द होगा कि जैसे ही आप हाथ उठाओगे तभी दर्द करेगा, चुपचाप बैठे तो नहीं दर्द करेगा, जैसे ही हाथ उठाओगे ना तब दर्द करेगा मसल में, तो दैट इज कॉल्ड क्रैम्प्स, ठीक है। तो ये केस होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन का। तो ये छोटी सी जानकारी थी, नोट करना चाहे नोट कर लें। और फिर एक और चीज, अगर आपको ये सोच रहे हैं कि सर आपने एरोबिक में भी एनर्जी निकाली, एनारोबिक में भी कुछ एनर्जी निकली, तो एनर्जी ज्यादा किस में होती है, तो एरोबिक प्रोसेस में, एरोबिक प्रोसेस हैविंग मोर एनर्जी, एरोबिक प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी निकलती है, हैविंग मोर एनर्जी रिलीज्ड देन anaerobic, then anaerobic process। anaerobic process, ठीक है। चलें रफ करें। किसी न किसी को है बनाया है, किसी के लिए तेरा का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। चलो अब हमने जो भी अभी चीजें पढ़ी उसको एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। टेबल का मतलब एक चार्ट के तरीके बना लेते हैं जिससे हमें याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहां पर डाल लो ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं, इसकी इंक थोड़ा कम है। हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन बाय वेरियस प्रोसेस, जो भी अलग अलग हमने प्रोसेस पढ़ी हैं उन प्रोसेस के थ्रू कैसे कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल का, ये देख लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, सबसे पहले तो हमने मॉलिक्यूल देखा, क्या था मॉलिक्यूल, ग्लूकोज। फॉर्मूला भी लिख दूं क्या इसका, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, ये कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में। सबसे पहले एरोबिक प्रोसेस, पायरुवेट में टूटा। पायरुवेट क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं C3H4O3। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन, 6C लिख दूं या चलो लिख देता हूं, भूल ना जाओ, 6 कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में। छह कार्बन का कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन के कंपाउंड में। अब पायरुवेट क्या होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती हैं कि अगर प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन है तो अलग टूटेगा, एब्सेंस है तो अलग टूटेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो अलग। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, तीनों कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब ऑक्सीजन नहीं था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी क्या थी, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में ये कंडीशन पाई जा रही थी जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती। फर्मेंटेशन क्या हो रहा था वहां पर, जो आपका पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, इथेनॉल और इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस कुछ एनर्जी भी मिल रही थी हमें, ठीक है। अगली यहां पर क्या है, मान लो चलो पहले एब्सेंट था, अब यहां पर लैक है, थोड़ा सा ऑक्सीजन आ गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी कहां पर हो रही थी, हमारी मसल सेल में, मसल सेल्स, मसल्स की सेल्स में ऑक्सीजन की जब कमी हो जा रही थी, वो जिम वाला एग्जांपल, ठीक है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन था तो वहां पर पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो C3O6 सॉरी C3H6O3, C3H6O3, ठीक है। ये आपका लैक्टिक एसिड हो गया, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। अगला अगर हम देखें तो यहां पर क्या था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर प्रेजेंट थी, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल हमने कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर क्या हो रहा था, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा था आपका, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था CO2 प्लस H2O में, प्लस कुछ एनर्जी मिल रही थी। एनर्जी की भी हमने बात कर ली कि किस में ज्यादा मिल रही थी, इसमें भी एनर्जी मिल रही है एनारोबिक में, इसमें भी एनर्जी मिल रही है, तो ज्यादा किस में मिल रही थी, एरोबिक में, ठीक है। अब आपको अगर पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है, जिसने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा, पहला लेक्चर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था एक प्रोसेस, जरा बताइएगा किस चीज की है ये, ऐसा कुछ था, CO2 लिया था हमने प्लस H2O लिया था हमने, फिर उनको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, ग्लूकोज या शुगर कह लो, शुगर में कन्वर्ट किया था, और शुगर किस फॉर्म में, C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, प्लस कुछ ऑक्सीजन निकल रहा था, पानी निकल रहा था, ऐसा कुछ एक प्रोसेस पड़ा था। यहां पर हमने क्लोरोफिल लिया था, याद आ रहा है, क्लोरोफिल लिया था, है ना, H लिया था, सनलाइट, ये एक चीज मैंने बताई थी, याद है कि ये किस चीज की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। अब यहां आप सोच रहे होंगे मैं फोटोसिंथेसिस की बात क्यों कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए CO2 और H2O मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं।
वही आपकी एरोबिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका जो ये ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 और H2O में। तो ये जस्ट फोटोसिंथेसिस का अपोजिट प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन बताई कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, शुगर बनती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एरोबिक में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। रेस्पिरेशन क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल, जो हमने ग्लूकोज है, फूड को हमने क्या कहा ग्लूकोज, उसका टूटना, ठीक है। तो ये आपकी जस्ट फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का मतलब मैंने आपको बताया था कि फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस यानी कि प्रोडक्शन, लाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, जल्दी से इसे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा चीजें ये इंपॉर्टेंट है कि कब किस में टूट रहा है आपका पायरुवेट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो नोट कर लें जो नोट करना चाहते हैं, और जो शरारती बच्चे हैं, आलसी बच्चे हैं, वही नोट करना चाहते हैं, वो स्नैपशॉट ले लें, ठीक है। रफ करो। कुछ तो है तुझसे बता, कैसे हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसके लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उससे सारा मानो मुझको, तेरे जैसे ही किसी के लिए। देखो अगली हेडिंग डालो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो जल्दी से हेडिंग डालो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। छोटा सा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसको वैसे भी हम पहले लेक्चर में काफी कुछ कवर कर चुके हैं, स्टोमेटा के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें ये बात करनी है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ हेडिंग डालो, गैसियस एक्सचेंज occurs in plants through, किसके थ्रू होता है गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहली चीज लिखो, स्टोमेटा ऑफ लीव्स, पत्तियों में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके थ्रू होता है। दूसरा, लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम, स्टेम्स में आपकी लेंटिसेल्स पाई जाती हैं, उसके थ्रू होता है। तीसरा, आपके कुछ रूट्स के, ठीक है, टिप ऑफ रूट्स, जड़ें भी क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। तो ये तीन तरीके से क्या होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। और इसमें क्या होता है, पौधे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो एक रिएक्शन है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, CO2 और वाटर में, कुछ एनर्जी निकल आई, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपका किसका, प्लांट्स का। नोट कर लिया। आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में, ठीक है, जो आपको याद रखना है। रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 11th में आपको इसका पूरा चैप्टर मिलेगा, अभी सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालें, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब हम लोगों की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो देखो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है उसे सिंपली हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है।
इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली फील कराता हुआ चलता हूं, ठीक है। ब्रीदिंग या रिस्पिरेशन क्या होता है इसमें? सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सांस हम लोग ले कहां से रहे हैं और उसमें क्या ले रहे हैं, ये तो सभी को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, लेकिन कैसे अंदर जाती है? तो सबसे पहले अंदर जाती है आपकी ये जो दो नाक में दो छेद हैं, दिख रहे होंगे सबके हैं। तो नाक में जो ये दो छेद हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इनको हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसी के थ्रू आपकी ऑक्सीजन पास होती है। और कैसे कैसे आगे जाती है? पहले नॉस्ट्रिल्स में गई, फिर उसके बाद आपकी जाएगी नेजल चैम्बर, फिर अंदर जाएगी नेजोफेरिंग्स, ठीक है, फिर लैरिंग्स, ईसोफेगस, ट्रैकिया, देन फिर आगे लंग्स की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये चीजें आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, 11th में डिटेल में आप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में नॉस्ट्रिल्स के बारे में दिया है, तो नॉस्ट्रिल्स से होते हुए अंदर जाती है। और दूसरी चीज दिया है कि नॉस्ट्रिल्स में आपके फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है एयर में ऑक्सीजन के साथ, उसको रिमूव करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, वहां मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ पैसेज याद रखें कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजोफेरिंग्स, ठीक है, सॉरी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर ये नेजल चैम्बर, फिर नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो अंदर के दो छेद होते हैं, कभी जुकाम होता है और ऐसे अंदर की तरफ करते हैं तो मुंह में चला जाता है जुकाम, तो जिसके थ्रू जाता है दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। तो चलो आओ, अगर चाहो तो प्रोसेस लिख लो। प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, इसी को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। तो आगे ये 11th में जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि विंड पाइप क्या होता है और फ्लूइड पाइप क्या होता है, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपके आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिया के बाद सीधे लंग्स में जाएंगे। तो लंग्स में आपको मिलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आगे आपको मिलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से फिर आपको फर्दर मिलेगा एल्वियोलाई, ठीक है, जो कि आपका क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ एल्वियोलाई कहाँ है ये बताने के लिए मैंने आपको ये सारा बताया है, ये आपकी कोई जरूरत का नहीं है, नोट करना चाहे करें, ना करें तो भी अच्छा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एल्वियोलाई की, क्योंकि मेन यही चीज मुझे समझाना है कि एल्वियोलाई क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं और क्या चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए। देखो ये क्या है, आपका ट्रेकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये आपका लंग्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं बना है, जैसा जितना अच्छा बन पाया उतना बना दिया, ठीक है, मेरी आर्ट पे मत जाइएगा। तो ये क्या है आपका राइट लंग, ये क्या है आपका लेफ्ट लंग। तो ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ये आपका राइट लंग हो गया, ठीक है। ये मैंने लंग्स के स्ट्रक्चर बना दिए हुए हैं, ठीक है। अब समझाने का मेन चीज क्या समझाना है मुझे, मेन चीज एक ये समझाना है दैट इज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये ट्रैकिया के चारों तरफ पाई जाती है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि सी शेप्ड जो कार्टिलेजिनस रिंग है, सपोज कि ये मार्कर है, ये अभी सॉलिड है इसलिए इसको दबाओगे तो ये पिचकेगा नहीं, लेकिन सपोज ये पॉलीथीन का बना होता है या बहुत ही सॉफ्ट कोई मटेरियल होता है जिसका ये बना हुआ होता, तो मैं इसको ऐसे सीधा करता तो ये फिर गिर जाता या ऐसे सिकुड़ जाता होता ना। अगर ये पॉलीथीन होती तो ये क्या करती है, ये सिकुड़ जाती, लेकिन ये सिकुड़े ना, इसको क्या करें, बिल्कुल से टाइट रहे, चारों तरफ से फूली हुई रहे, ऐसे एकदम फूला हुआ रहे, बिल्कुल एकदम गोल। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, हमें कुछ ना कुछ इसके चारों तरफ लगाना पड़ता जिससे वो इसको फुलाए रहे, ठीक है। तो यही काम होता है क्या, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का। ये क्या होते हैं, ये आपका जो ट्रैकिया है इसको स्ट्रेच रखता है, ठीक है, इसको सपोर्ट करता है ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्या है, ये सी शेप्ड, सी शेप्ड का मतलब वो सी मतलब ये कैट, सी फॉर कैट वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सी शेप्ड, इसलिए इसको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं, ठीक है।
अब आते हैं मेन एल्वियोलाई में। देखो ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये अंदर क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, कई सारे ऐसे ऐसे फैले होते हैं, और इसी प्राइमरी से फिर बने होते हैं आपके ये टर्सरी ब्रोंकाई, ये आपके टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, ये कुछ ऐसे करके, और इन्हीं टर्सरी ब्रोंकाई में नीचे ये आपके वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है आपके वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, vascularized bag like structure, that is alveoli। इनका काम क्या होता है alveoli का? These are exchange part यानी कि जो एयर है, देखो ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी, तो कोई चीज अगर अंदर जा रही है, कोई बाहर जा रही है, तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप घर के अंदर जा रहे हैं, वहां से पापा बाहर आ रहे हैं, तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहां आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, फिर अलग होंगे। तो ऐसे ही क्या है, सपोज मान लो, जैसे मैं इसको रफ कर दूं क्या, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि एल्वियोलाई कहां पर पाए जाते हैं, ये इसलिए मैंने लंग्स का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक, बहुत खूब स्ट्रक्चर बना है। आप लोग ट्राई ना करें कृपया, घर में ये सब ना करें, बहुत ही घातक हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, तो घर पर ट्राई ना करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये मान लो सपोज ये वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये आपके क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके एक्सचेंज पार्ट होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज पार्ट। मेन जो आपकी ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज हो रही है ना, ये आपका ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ये आपका CO2 बाहर जा रही है, ठीक है। तो मेन जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो कहां पर हो रहा है, एल्वियोलाई में, तो इसलिए हमने इसे कहा एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि ये नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, नेसोफेरिंग्स, ट्रैकिया, ये जितनी भी चीजें थी ना, ये होती हैं आपके कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। एल्वियोलाई के पहले तक जो भी है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। उनका काम क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, एयर में जो भी है, धूल धनगड़, इन सबको हटाना। इसीलिए क्या होता है, नाक में कई बार क्या मोस्टली हेयर्स पाए जाते हैं अंदर की तरफ। इन हेयर्स का काम क्या होता है, इन हेयर्स का काम होता है कि जब हम सांस लें तो कई बार पॉल्यूटेड जगह होती है, धूल बहुत उड़ रही होती है, तो धूल के कण अंदर लंग्स में ना जाएं, क्योंकि अगर धूल के कण चले गए तो वो इन्फेक्शन कर देंगे लंग्स में। तो धूल के कण अंदर ना जाए, धूल मिट्टी अंदर ना जाए, इसलिए ये क्या होते हैं, यहीं पे हेयर्स इनको ट्रैक कर लेते हैं। तो ये हेयर्स क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करते हैं एयर से, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली एल्वियोलाई की। बाकी उसके ऊपर जो भी चीज पाई जा रही है, नेसोफेरिंग्स और ये सब चीजें, ये क्या है, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। इतना ही है, ज्यादा और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने 11th में ये पढ़ाया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन अभी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग ना ही देखें तो बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं फिगर वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सिर्फ फिगर समझ सके, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने फिगर बनाया हुआ है वहाँ बहुत अच्छा सा फिगर बनाया, यहाँ तो जल्दबाजी में बना दिया, तो उस फिगर को आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि वैसे तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक ही है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये जो आपकी ऑक्सीजन अंदर आई, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कौन इधर उधर लेकर जाता है। तो देखो ऑक्सीजन आ तो गई, हमने अंदर ले लिया, ऑक्सीजन अंदर आई, अब क्या है भाई, ये ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, अंदर उसे पता नहीं रास्ता कहाँ क्या है। पहली बार हम कहीं जाते हैं तो हमें मालूम थोड़ी होता है, हमें कोई गाइड चाहिए बताने के लिए कि भैया कहाँ कैसे जाना है। तो इसके लिए एक गाइड होता है जो इसको पकड़ के, हाथ पकड़ के इसका चलता है और बताता है कि कहाँ कहाँ जाना है, तो वो गाइड होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। उस गाइड का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसको Hb से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका क्या होता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट, दैट इज रिस्पायरेटरी पिगमेंट। रिस्पायरेटरी पिगमेंट आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रखा होगा,
सुना होगा कि जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के वो पूरी बॉडी में इधर उधर टहलाता है और वही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के बाहर भिजवाता है। तो कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है, ये सब डिटेल में आप 11th में पढ़िएगा कि कब वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, कब ऑक्सीजन को छोड़ता है, कब CO2 को छोड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल 11th में पढ़ेंगे। अभी यहीं इतना ही रखते हैं, आपके 10th पे इतना ही है। तो एल्वियोलाई को याद रखिएगा, एक्सचेंज पार्ट होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट, उसके पहले के जो चीज़ें हैं। नॉस्ट्रल्स में हेयर पाए जाते हैं, किस लिए होते हैं, फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये ब्लड को रेड कलर भी देता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हो गई। इस लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।